हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपना जो डीएम प्लांट क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है। बेसिकली जो अपना एनायन टावर क्यों लगाया जाता है, केटायन टावर क्यों लगाया जाता है, डिगेसिफायर का क्या यूज होता है, डीएमएफ या प्रेशर साइंड फिल्टर जो लगता है उसका क्या यूज होता है। बेसिकली हम लोग पूरा रॉ वाटर इनलेट से लेकर के डीएम वाटर बनने तक का इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो जो रेजिन डिस्क्रिप्शन क्या होता है, रेजिन कैसे वर्क करती है, प्लस जो ओबीआर कैसे निकालते हैं डीएम प्लांट का, या अगर आपको देखना हो तो केमिकल कैलकुलेशन जो रीजनरेशन केमिकल कैलकुलेशंस होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, उन सब की वीडियो हमने ऑलरेडी डाल रखी है। सो आज की वीडियो में हम लोग डीएम प्लांट का पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि मतलब हमें डीएम प्लांट लगाने की या आरओ प्लांट लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मतलब हमें ऐसी क्या इम्प्योरिटीज़ हैं जिसकी वजह से हमें डीएम प्लांट या मेम्ब्रेन प्रोसेस में जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानते ही हैं वाटर में बेसिकली 3 टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जिसमें से फ्रेंड्स जो लिक्विड एंड गैसेस होती है उसको तो हम लोग निकाल सकते हैं। जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ होती है वो अगेन जाकर 3 टाइप में डिवाइड हो जाती है। जो पहला जो रहता है अपना सस्पेंडेड सॉलिड होता है, जो कि हम लोग जानते ही है बेसिकली वाटर सिस्टम में जो जिसकी वजह से हमें सैंड फिल्टर, डुअल मीडिया फिल्टर या प्रेशर सैंड फिल्टर का यूज करना पड़ता है। एंड सेकंड आ जाती है फ्रेंड्स डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, एंड थर्ड वन रहती है कोलाइडल। तो कोलाइडल एंड सस्पेंडेड इन दोनों को तो हम रिमूव कर सकते हैं आसानी से, बट बचती फ्रेंड्स जो अपना वो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज होती है उसको वाटर से निकालने के लिए हमें बेसिकली 3 टाइप से ही हम उसको निकाला जा सकता है। पहला तो होता है अपना आयन एक्सचेंज प्रोसेस जो कि रेजिन प्रोसेस में आता है, सेकेंड वन होता है मेम्ब्रेन प्रोसेस, एंड थर्ड वन होता है थर्मल डिस्टोलेशन, जो कि इसी 3 टाइप से ही हम डिजॉल्व इम्प्योरिटीज को वाटर से अलग कर सकते हैं। तो ये अपना जो डीएम प्लांट होता है फ्रेंड्स वो आयन एक्सचेंज प्रोसेस में आता है, मतलब जो रेजिन प्रोसेस में आता है। तो इसके थ्रू हम लोग वाटर से डिजॉल्व इम्प्योरिटीज को निकालते हैं। मतलब बेसिकली आप सिंपल वर्डों में कहना चाहें तो जो वाटर का जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज होता है उसको निकालने के लिए हम लोग डीएम प्लांट का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अपने जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज होती है वो आयंस के फॉर्म में रहती है, मतलब एनायंस के फॉर्म में हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा या उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, बट वो आयंस के ही फॉर्म में होती है। तो उसके लिए हम लोग जैसे यहाँ पर अभी ऑलरेडी हमने फिगर एक ड्रा कर रखा है, एक ये अपना डीएमएफ है, केटायन है, डिगेसिफायर है, एंड एनायन, मिक्सवेड, एंड फाइनल में अपने को डीएम वाटर मिल जाता है। तो ये एनायन जो वीक बेस एनायन होता है, स्ट्रॉन्ग बेस एनायन होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, बट हमने इसी में 2 बेड बना रखा है। आपके यहाँ अगर अलग अलग होगा तो आप उसके हिसाब से देखना है। केटायन का भी हमने सिंगल बेड बनाया है, बट उसमें अगर आपका स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों है तो हमने ये 2 बेड बना रखा है। एक में अलग कलर है, दूसरे में अलग कलर है, तो उस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। अब हम लोग पहले डीएमएफ देख लेते हैं, डीएमएफ का बेसिकली यूज क्या होता है। तो फ्रेंड्स, डीएमएफ जो होता है इसको डुअल मीडिया फिल्टर बोलते हैं, या इसके प्लेस पर कहीं कहीं पर आपको प्रेशर सैंड फिल्टर देखने को मिल जाएगा, या सैंड फिल्टर देखने को मिल जाएगा, या एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर देखने को मिल जाएगा। वो रॉ वाटर की इम्प्योरिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से रहता है। तो ये लगाते क्यों है? बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर हमारे मान लो सपोज करते हैं कि टीएसएस हमारे में टोटल सस्पेंडेड सॉलिड हमारे रॉ वाटर में ज़्यादा है, जो फीड वाटर हम लोग डीएम में डाल रहे हैं उसमें ज़्यादा है, या उसमें क्लोरीन हो गई। बिकॉज ऑफ क्लोरीन क्या है कि जो हम लोग रॉ वाटर में अगर हम स्टोर कर रहे हैं, स्टोर के बाद हम डीएम वाटर में ले रहे हैं, तो रॉ वाटर में हम NaOCl की डोजिंग कर रहे हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड की, तो उसको निकालना भी रहेगा, नहीं तो रेजिन में जाएगी तो रेजिन को ब्रेक कर देगी। उसको रिमूव करने के लिए हम लोग डीएमएफ का यूज करते हैं। बेसिकली डीएमएफ फ्रेंड्स क्या होता है कि ये डुअल मीडिया फिल्टर हमने प्रीवियस वीडियो भी डाल रखी है जिसमें टोटल डिटेल में डिस्कशन है, उसमें वहाँ पर भी आप देख सकते हो। डुअल मीडिया फिल्टर बेसिकली फ्रेंड्स होता है जो अपना सैंड फिल्टर का भी वर्क करेगी, मतलब टीएसएस को भी निकालेगी, और प्लस जो अपना एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर जो होता है इसमें दोनों मीडिया डली होती है, मतलब जो अपना सैंड फिल्टर का भी रहेगा और
एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर भी रहेगा, तो दोनों की वो अपना जो TSS भी हो जाएगा और क्लोरीन भी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो रेजिन में जाएगी, तो क्लोरीन का तो एक अलग सिनारियो हो गया कि क्लोरीन आएगी तो रेजिन को ही ब्रेक कर देगी। बट अगर TSS अपना गया है अंदर, इसमें जो केटायन या एनायन टावर में TSS जाएगा तो रेजिन में ब्लॉकेज करेगा, मतलब रेजिन के ऊपर वो बैठना शुरू हो जाएगा। तो उसको अब हमने बार बार ओपन बैक वॉश ले सकते हैं उसमें, उसको क्लीन करने के लिए, या ज़्यादा कचरा हो जाएगा तो हमारा ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए हम लोग DMF का यूज करते हैं। बेसिकली इसका बस इतना ही वर्क रहता है कि इस पर जो है मतलब जो एक्सटर्नल लोड है, जैसे फ्लोटिंग पार्टिकल हो गया या TSS हो गया या क्लोरीन हो गया, उनका अटैक इस पर ना हो, उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं DMF का, या प्रेशर साइन फिल्टर भी लगा सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं केटायन में, अपना केटायन टावर में। अब इसको आप अगर आप इसको वीक बेस ले रहे हो तो एक वीक बेस हो जाएगा। और ये भी ध्यान देना कि हमेशा रॉ वाटर जो अपना आएगा, जैसे यहाँ से DMF से आएगा तो वो आपके वीक बेस पे पहले आएगा, उसके बाद में वो वीक बेस से पास होकर वो स्ट्रॉन्ग बेस में आएगा। बिकॉज अब उसमें रीजन होता है फ्रेंड्स, जो वीक बेस की रेजिन होती है, एक तो ये रहता है कि रेजिन अपना थोड़ा कम कास्टली होती है एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग बेस के, और सेकेंड थिंग्स होता है जो फ्रेंड्स अपना जो वीक बेस रेजिन होगी उस पर जो अपना जो, जैसे मान लो ये केटायन है तो केटायन में क्या होगा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम 3 होगा। तो जो कैल्शियम मैग्नीशियम होगा वो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, मतलब वो ज़्यादा ताकतवर रहेगा, तो उसको निकालना बहुत आसान होता है। जबकि सोडियम को वीक बेस है तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए जो यहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम अगर ऊपर अपना कवर हो गई, यहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम आ गया, ऐसे नोट कर लो, कैल्शियम एंड Mg हो गया, ये कैल्शियम मैग्नीशियम हो गया, वो यहाँ पर अगर एब्जॉर्ब हो गया तो अपना सोडियम के लिए यहाँ पर उसको प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि ये अपना वीक बेस में पहले आएगा, फिर अपना जो भी रॉ वाटर रहेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस में आएगा। तो उसके लिए बेसिकली हम लोग वीक बेस केटायन, स्ट्रॉन्ग बेस केटायन, फिर वीक बेस एनायन, स्ट्रॉन्ग बेस एनायन, वो सब लगा कर रखते हैं। ये तो हो गया अपना ओवरव्यू हो गया कि वीक बेस क्यों लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्यों लगाते हैं। अब फ्रेंड बेसिकली हम लोग आ जाते हैं रेजिन पर, जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो रेजिन पर आ जाते हैं कि अपना केटायन रेजिन कैसे रॉ वाटर से इम्प्योरिटीज को रिमूव करती है। फ्रेंड्स इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो रेजिन का ही कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। इसमें हम बहुत शार्ट में जाएंगे। सो फ्रेंड्स क्या होता है कि ये अपना माइनस चार्ज इनिशियल, इस पर रेजिन पर जो अपना केटायन रेजिन होती है उसका इनिशियल माइनस चार्ज होता है। फिर इसको हम लोग केटायन है तो इसका HCl से रीजनरेशन करेंगे। तो HCl क्या करेगा फ्रेंड्स कि इसमें जो H आयन होगा, हाइड्रोजन आयन, इसके चारों तरफ आकर के ये बैठ जाएगा रीजनरेशन के बाद। ये आ गया। अब रेजिन में फ्रेंड्स क्या था कि इनिशियल माइनस चार्ज की थी, बाद में हमने रीजनरेशन मारा तो H+ चार्ज इसके ऊपर आकर बैठ गया। अब अपनी जो केटायन रेजिन हो गई फ्रेंड्स, वो क्या हो गई, R-H+, ये अपनी हो गई केटायन रेजिन। अब हम लोग इसके बेस पर आगे हम लोग जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अपना केटायन इम्प्योरिटीज क्या क्या है जो वाटर में अवेलेबल हैं। उसमें आ जाता है फ्रेंड्स अपना कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम। ये बेसिक इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि इस फॉर्म में रहती है, स्ट्रेंथ बेस पर रहती है। तो इस फ्रेंड्स क्या होता है कि जो कैल्शियम मैग्नीशियम हो गया उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा रहेगी, जबकि सोडियम की स्ट्रेंथ कम होती है। तो ज़्यादा चांसेस होता है कि सोडियम स्लिप होने का। तो उससे बचने के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक बेस का यूज करते हैं कि वीक बेस ऊपर डालेंगे तो ये दोनों वहाँ पर रिमूव हो जाएंगी, और अगर ये अपना जो सोडियम है स्ट्रॉन्ग बेस रेजिन में इसको डालेंगे तो ये सोडियम भी रिमूव हो जाएगा। हम लोग एक सिंपली कोई भी एक इम्प्योरिटी ले लेते हैं, उसके बेस पर हम लोग देख लेते हैं। सपोज करते हैं कि NaCl हमने ले लिया, सोडियम क्लोराइड को, इससे इसको हमने रेजिन में डाला। तो रेजिन अपनी कौन सी है, R- और H+ की, जो अपनी केटायन रेजिन है। अब ये फ्रेंड्स रिएक्ट करके क्या बनाएगा कि ये माइनस चार्ज है और यहाँ पर ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये माइनस वाला इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स ये बना लेगा Na+R- एंड प्लस ये H+ और Cl, मतलब ये आ जाएगा HCl। ये फ्रेंड्स क्या होता है कि ये एसिड नेचर का हो गया। अब ये HCl आपने जानते हैं ये एसिड नेचर हो गया।
तो अभी फ्रेंड्स क्या होगा कि जब भी हम लोग केटायन के आउटलेट का पीएच चेक करेंगे तो हमें वो लो पीएच का मिलेगा। बिकॉज ऑफ उसका रीजन ये रहता है फ्रेंड्स कि यहाँ से इसमें क्या है फ्रेंड्स, यहाँ से जो H+ आयन इसके पास था, अब इसका आयन एक्सचेंज प्रोसेस मतलब आयंस का एक्सचेंज करना, मतलब अदला बदली करना। तो इसने क्या किया कि H+ आयन जो था उसको पानी को दे दिया। पानी में से जो Na+ आयन था, ये वाला जो सोडियम आयन था इसमें, उसको ये अपने पास रख ले रेजिन, और पानी को बिकॉज ऑफ कुछ लिया है तो इसको देना भी है, चूंकि एक्सचेंज प्रोसेस है, आयन एक्सचेंज है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि Na+ को इसने अपने पास रख लिया रेजिन ने, और प्लस H+ आयन को इसने पानी को दे दिया। अब जैसे ये पानी में गया तो ये HCl बना लिया। तो अब ये इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, ये अपना Na+ तो ये हम लोग जैसे इसमें देखें Na+ तो अपना केटायन इम्प्योरिटीज है, जबकि Cl- क्लोराइड ये अपने एनायन की इम्प्योरिटीज है। तो एनायन वाले को तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो एनायन वाला इनके साथ में चला गया, पानी में अभी रह जाएगा, वो एनायन टावर में रिमूव होगा, बट जो केटायन इम्प्योरिटीज थी वो इसने अपने पास रेजिन ने रख ली। अब फ्रेंड्स सेम एज हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का, MgSO4 प्लस। अगर ये अपना केटाइन में जाएगी तो केटाइन की रेजिन अपनी R-H+, इसके साथ ये फ्रेंड्स रिएक्ट करेगा तो ये Mg पर तो प्लस चार्ज है, SO4 माइनस है, मतलब ये जो प्लस चार्ज है Mg है, ये तो अपनी केटाइन की इम्प्योरिटीज हो गई। SO4 जो अपना है वो एनायन की इम्प्योरिटीज है, चूंकि ये माइनस चार्ज का है। तो अब फ्रेंड्स क्या होगा कि ये Mg जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा, SO4 आ जाएगा H+ के साथ, तो अपना रिएक्ट करके क्या बनाएगा फ्रेंड्स, R-Mg प्लस एंड प्लस ये H है, ASO4 है, तो मतलब इसको अगर बैलेंसिंग करेंगे तो H2SO4 आ जाएगा। अब H2SO4 डेट मीन्स क्या है फ्रेंड्स, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड। डेट मीन्स पीएच अपना लो हो जाएगा। तो अभी फ्रेंड्स ये दो एग्जांपल हो गए कि इसमें पीएच अपना लो क्यों होता है, मतलब यहाँ से जो रॉ वाटर गया उसमें जो कैल्शियम, मैग्नीशियम या सोडियम इम्प्योरिटीज थी वो यहाँ पर आ गई। अब इसको इसने रेजिन ने ट्रैप कर लिया। ट्रैप कैसे किया, वो इस हिसाब से किया, जैसे ये मैग्नीशियम सल्फेट था तो इसको यहाँ से R- से रिएक्ट करके R-Mg+ बना दिया, ये रेजिन पर रुक गया, यहाँ पर ये रेजिन पर रुका। और इसमें क्या हुआ कि आयंस का एक्सचेंज करना, फिर से मैं बता रहा हूँ, इस पर जोर दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ आप इसको समझो कि इसमें नहीं तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होगी। बिकॉज ऑफ क्या होगा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो प्लस चार्ज मतलब रेजिन कैसे वर्क करेगी, एक्सचेंज करेगी, मतलब अदला बदली करेगी। अगर ये पानी से कुछ ले रही है तो पानी को इसको कुछ देना भी है। तो इसने क्या किया कि SO4 को रेजिन ने अपने पास रखा, तो अब इसको कुछ देना भी है। अब देगा क्या है, इसके पास H+ आयन था, जैसा कि यहाँ पर हमने बना रखा है कि ये H+ आयन रीजनरेशन के टाइम पर आ गया, तो इसके पास H+ आयन था, H+ आयन इसने वाटर को दे दिया। अब जैसे पानी को H+ आयन दे दिया तो इस पे इसके साथ SO4 के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। अब सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया, डेट मीन्स पीएच इसका लो हो गया। तो सिंपली इसी बेस पर ये अपना केटायन टावर पूरा वर्क करता है। सो फ्रेंड्स अब हम लोग एक बार स्ट्रक्चर, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे जो अगर आपका दोनों बिग बेस स्ट्रॉन्ग बेस दोनों एक ही बेड में होगा, एक ही टावर में होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ बीच में एक प्लेट लगी होगी, SS की प्लेट होती है स्टेनलेस स्टील की, वहाँ पर नोजल डले होते हैं कि दोनों रेजिन को सेपरेट करने के लिए कि अलग अलग रखें, और ऊपर भी नोजल लगी होती है, यहाँ से इसका आउटलेट हो जाता है, एक ये इनलेट हो जाएगा, व्हाटएवर जो भी ऊपर से या नीचे से रहे उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग में। बस इतना याद रखना कि जो पानी का इनलेट होगा रॉ वाटर का, वो हमेशा वीक बेस में पहले आएगा फिर स्ट्रॉन्ग बेस में जाएगा। तो यहाँ पर भी ये फ्रेंड्स ये नोजल लगे होते हैं। नोजल का काम फ्रेंड्स क्या होता है कि रेजिन को बाहर न जाने देना। बीच वाला प्लेट जो स्टेनर प्लेट है उसका वर्क क्या है फ्रेंड्स, वो नोजल को होल्ड करेगी, मतलब नोजल उसी के ऊपर टाइट रहेगा और फिर रेजिन भरी जाएगी, तो वाटर केवल उस नोजल से पास होगा, जो रेजिन अपनी होगी वो उस नोजल से पास नहीं होगी, तो सेपरेट भी रहेगी। और प्लस ऊपर वाला नीचे वाला जो प्लेट लगा, नोजल लगा, वो उसको बाहर रेजिन को नहीं जाने देगा। अगर वो इनकेस बाहर गई तो हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रबल शूटिंग में इसको
बताएंगे कि अगर रेजिन बाहर गई दैट मीन्स यहाँ आपका कोई ना कोई नोजल आपका टूटा हुआ है, तभी रेजिन अपनी बाहर जाएगी। अब फ्रेंड्स हम लोग आ जाते हैं डिगेसिफायर। अब फ्रेंड्स डिगेसिफायर क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, जो अपने डीएम प्लांट में सिंपली यहाँ से वाटर अपना इनलेट करेगा। यहाँ पर ये पैकिंग लगी हुई थी, पैकिंग या आप स्प्रे नोजल भी बोल सकते हो, पैकिंग हो गई, स्प्रे नोजल हो गया। तो वहां पर जैसे ही वाटर आएगा तो इसका बेसिकली पर्पज होता है कि पानी एक साथ में नीचे न गिरे, स्प्रेड होकर गिरे, धीरे धीरे गिरे। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है कि एफडी फैन लगा होता है। एफडी मतलब फोर्स ड्रॉप फैन, बाहर से हवा लेकर अंदर की तरफ फेंकेगा। अब जब ये अंदर की तरफ फेंकेगा तो एयर ऊपर जाएगी, वाटर नीचे आएगा। तो जो वाटर में जो भी CO2 गैसेस रहेंगी उसको अभी हम रिएक्शन के थ्रू बताते हैं कि CO2 क्या होता है। बेसिकली हम लोग एक शब्द में अगर डिगेसिफायर को बोलना चाहें तो ये एनायन के लोड को कम करने के लिए हम लोग डिगेसिफायर का यूज करते हैं। बिकॉज ऑफ इसमें जो एनायन का कार्बोनेट साइन बाइकार्बोनेट साइन होता है उसको यहाँ केटायन में क्या ऑलरेडी फ्रेंड्स हमारे पास H+ आयन बहुत ज़्यादा है, जैसा कि ये हमने फिगर में दिखा रखा है। रीजनरेशन के बाद हमारे पास H+ आयन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो यहाँ पर H+ आयन रहता है। तो इसके एनायन के जो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स आयन आएंगे वो इनसे रिएक्ट करके CO2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो CO2 को हम लोग इसमें डिगेसिफायर के थ्रू बाहर कर देंगे कि यहाँ से एफडी फैन की एयर आएगी, ऊपर से पानी आएगा। जैसे ये दोनों कांटेक्ट में आएंगी तो ये गैस रहेगा, तो नीचे से प्रेशर आएगा तो गैस को ऊपर वो बाहर फेंक देगा। हम लोग इस रिएक्शन देख लेते हैं कि बिकॉज ऑफ इसमें जो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स एनायंस हैं उसको कैसे ये CO2 में कन्वर्ट करता है अपना केटायन टावर, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो गया अपना CO2 CO3 2 माइनस प्लस, ये अपना H+ आयन से इसको रिएक्ट कराएंगे। तो H+ आयन अगर इसको रिएक्ट करेगा तो फ्रेंड्स क्या होगा कि ये माइनस प्लस कैंसिल करेगा तो HCO3 बनाएगा। एंड फर्दर फ्रेंड्स क्या है कि अपने पास H+ आयन रेजिन में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ इसमें पूरे रेजिन पर अपना H+ आयन भरा हुआ है। तो H+ आयन से फिर से अगेन फर्दर फिर ये अपना रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो अगेन ये H+ आयन से रिएक्ट करेगा। तो ये H+ आयन से फिर से रिएक्ट किया तो फ्रेंड्स अपना फाइनल जो बनाया तो H एंड H ये क्या हो गया H2 हो गया, एंड प्लस यहाँ से एक और ले लेगा तो H2O प्लस CO2 बन गया, सॉरी ये 3 हो गया, CO2 बना। तो यही CO2 को हम लोग किसके थ्रू फ्रेंड्स, ये डिगेसिफायर के थ्रू इसी CO2 को हम लोग यहाँ से रिलीज करा देंगे। अब जैसे ये CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा तो ये बचा H2 अपना पानी है, पानी आकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली फ्रेंड्स क्या हुआ कि बिना किसी रेजिन की हेल्प से हमने इसके जो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स आयन से उनको हमने केटायन की हेल्प से ही हमने रिमूव कर दिया। तो अब ओवरऑल जो हमारे पास एनायन की इम्प्योरिटीज हो गई वो तो कम हो गई। अब कम हो गई तो वो हमारे लिए पॉजिटिव हो गया। तो उसके लिए हम लोग इसको केटायन को फ्रेंड्स एक अच्छा, इसको हमने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि एनायन को केटायन को हम लोग पहले क्यों रखते हैं, एनायन को बाद में क्यों रखते हैं। बट एक नॉर्मल डिफरेंस आपको अभी समझ में आ गया होगा कि केटायन को हम लोग पहले इसी वजह से रखते हैं कि एनायन पर वो लोड कम कर देगा, बिकॉज ऑफ उसके पास H+ आयन बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम लोग एनायन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। बेसिकली एनायन जो होती है वो फ्रेंड्स, जैसे केटायन जो फ्रेंड्स अपना था वो माइनस चार्ज की रेजिन थे। जो इनिशियल चार्ज होता है वो माइनस चार्ज का था, बाद में हमने रीजनरेशन किया तो प्लस चार्ज उसके ऊपर आ गया। अब एनायन टावर क्या होगा फ्रेंड्स, एनायन की रेजिन जो है वो प्लस चार्ज की रहेगी। अब प्लस चार्ज की रेजिन रहेगी तो इसको हम लोग रीजनरेशन करेंगे NaOH के साथ, तो इसके ऊपर आकर फ्रेंड पूरा OH आयंस इसके ऊपर आकर बैठ जाएंगे, मतलब माइनस चार्ज के आयन इसके ऊपर आकर बैठ जाएंगे पूरे में। जैसे उसमें प्लस चार्ज बैठा था इसमें ये माइनस चार्ज आकर इसके ऊपर पूरा बैठ जाएगा। तो अब ये माइनस चार्ज आकर बैठ गया तो इसमें क्या हुआ कि ये रेजिन फिर कैसी हो गई फ्रेंड्स, ये R+OH माइनस चार्ज की ये अपनी एनायन रेजिन हो गई। मतलब कोई भी आपसे पूछे कि भाई एनायन रेजिन क्या होती है तो उसको आप बता देना कि जो प्लस चार्ज R+OH माइनस चार्ज की अपनी रेजिन थी, जो अपना इनिशियल चार्ज रेजिन पर था वो प्लस चार्ज का था, रीजनरेशन हमने किया तो वो हो गया अपना
माइनस चार्ज का। अगर इससे भी ज़्यादा डिटेल में आपको देखना हो तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हो कि माइनस चार्ज ये कैसे आ गया, ये प्लस था तो ये माइनस कहाँ से आ गया, NaOH रिएक्शन करने के बाद कैसे आया, उन सब चीज़ों को आप देख लेना। तो अपना डिगेसिफायर के बाद यहाँ पर पंप लगी रहती है, पंप के थ्रू इसको हम फोर्स करके प्रेशराइज करके यहाँ पर अपना एनायन टावर में डालेंगे। तो एनायन टावर में ये फ्रेंड्स हो गया अपना ये वीक बेस एनायन है, नीचे वाला ये अपना स्ट्रॉन्ग बेस एनायन है। अब फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग और वीक बेस क्यों रखना है, बिकॉज ऑफ हमने ऑलरेडी इम्प्योरिटीज का डिस्क्रिप्शन दे दिया है आपको। जैसे कि इसमें केटायन में हमने क्या किया था कि जो अपना कैल्शियम मैग्नीशियम तो आराम से निकल जा रहा था, बट सोडियम आयन जो था वो बहुत वीक केटायन था, तो वो आराम से नहीं निकल रहा था। उसकी वजह से ये अपना जो जैसे ही स्ट्रॉन्ग बेड पर आएगा वो वीक बेस पर तो कैल्शियम मैग्नीशियम निकल गया था, स्ट्रॉन्ग बेस पर आया तो सोडियम निकल गया। तो सेम एज यहाँ पर होगा, जो हमने स्ट्रॉन्ग एनायंस थे जो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, सबसे मजबूत थे, उसको तो हमने केटायन की हेल्प से ही निकाल दिया, डिगेसिफायर में CO2 के फॉर्म से बाहर कर दिया। अब जो बचा है फ्रेंड्स उसकी भी एक प्रायोरिटी रेंज होती है, जैसे फ्रेंड्स सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, क्लोराइड हो गया, तो ये सब इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एंड सिलिका की स्ट्रेंथ फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा कम होगी, बिकॉज ऑफ क्या वो वीक एनायन है। और ये सब जो नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग एनायंस हैं। तो ये वहाँ पर जो वीक बेस अपना बेड होगा उस पर ये रिमूव हो जाएंगे, और जो स्ट्रॉन्ग बेड होगा, स्ट्रॉन्ग एनायन होंगे, वो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर फ्रेंड्स जो अपना सिलिका होगी वो वहाँ पर रिमूव हो जाएगी। सो फ्रेंड्स अब इसको हम लोग एक एग्जांपल के लिए इसका रिएक्शन समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ से रेजिन उठाते हैं, ये रेजिन अपने R+OH- की है, एंड बेसिकली हम लोग एक कॉमन में चले जाते हैं, बिकॉज ऑफ बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो कॉमन में हम लोग देख लेते हैं कि इसका मान लीजिए कि हमने इसको A- नाम रख दिया कि A- से ये अपना रेजिन रिएक्ट कर रही है। A- डेट मीन्स एनायन का जो भी इम्प्योरिटीज होगी उसके साथ ही अपना रिएक्ट कर रहा है। तो अब फ्रेंड्स क्या होगा कि जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट कर होगा कि ये R+ जो है ये A- से रिएक्ट करेगा। अब R+ जो है A- से रिएक्ट किया तो फ्रेंड्स क्या बना लिया, ये R+A- प्लस OH- आयन। अब फ्रेंड्स OH- आयन डेट मीन्स क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है। हाइड्रोक्सिल आयन डेट मीन्स ये pH को इंक्रीज करेगा। जैसे NaOH क्या होता है फ्रेंड्स कि NaOH मतलब Na पॉजिटिव प्लस OH-, तो NaOH मतलब अपना कास्टिक सोडा अपना pH बढ़ा रहा है। तो ये जितना ज़्यादा होगा फ्रेंड्स pH अपना उतना ज़्यादा होगा। केटायन में जो H+ आयन था वो जितना ज़्यादा होगा pH अपना उतना कम होगा। सो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम अगर सिंपल शब्दों में देखना चाहें तो फ्रेंड्स क्या होगा कि यहाँ से जैसे ये OH- आयन था, सेम एज अभी आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए, तो हम केटायन का भी रिएक्शन नोट डाउन कर देते हैं। R-H+ प्लस यहाँ पर भी हम लोग केटायन को C+ से ही डिनोट कर देते हैं। फिर ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा फ्रेंड्स, ये -C केटायंस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हो जाएगा R-C+ प्लस H+ आयन। तो अब फ्रेंड्स क्या हुआ कि ये केटायन टावर में अपने H+ आयन बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसा कि हमने डिगेसिफायर का रिएक्शन में भी बताया था कि एक के बाद वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन गई थी, तो उसकी वजह से अपना CO2 फॉर्म हुआ था। दैट मीन्स pH उसका H+ आयन बहुत ज़्यादा। अब जितना H+ आयन होगा pH अपना उतना कम होगा, और जितना OH- आयन ज़्यादा होगा उतना pH अपना बढ़ जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर हम pH को कम कर रहे हैं केटायन में, और फिर एनायन में आकर pH को बढ़ा रहे हैं। तो जितना यहाँ पर कम हो रहा है उतना यहाँ पर बढ़ रहा है। एनायन टावर के बाद जो पानी फ्रेंड्स निकलेगा वो बिल्कुल एकदम न्यूट्रल वाटर रहेगा, उसका pH ऊपर नीचे कुछ नहीं रहेगा, इम्प्योरिटीज कुछ नहीं रहेगी, तो वो अपना यहाँ पर आ जाएगा। ये दोनों एक कॉमन एग्जाम्पल हैं, ये आप देख लीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स जैसा कि अपना ये केटायन टावर था, सेम एज इसका रहेगा कि यहाँ पर नोजल लगा हुआ है, ये प्लेट है फ्रेंड्स SS की, ये भी प्लेट रहेगी, ये भी प्लेट रहेगी। बीच वाली प्लेट बिकॉज ऑफ इस वजह से लगाते हैं कि जो अपना एनायन जो वीक बेस एनायन है, स्ट्रॉन्ग बेस एनायन है, ये दोनों मिक्स ना हो, वो सेपरेट रहे। इसके ऊपर ये नोजल लगा रहता है, अभी पिक्चर डाल देंगे, आपको देखने में थोड़ा अच्छा रहेगा, स्टेनर
स्टेनर या नोजल कुछ भी आप बोल सकते हैं। एंड यहाँ पर भी वही लगा रहता है जिससे कि रेजिन अपनी बाहर ना निकले, रेजिन बिल्कुल सेफ रहे। और बीच वाला लगाते हैं कि वो मिक्स ना हो, और ऊपर नीचे दोनों में लगाते हैं वो सेम नोजल रहता है कि वो रेजिन को बाहर न जाने दे, खाली वाटर अपना बाहर जाए। तो उसके लिए हम लोग रेजिन की सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि बेसिकली अगर एक शब्द में हम लोग अभी तक के पूरे सेशन को एक शब्द में बोलना चाहें तो जो भी इम्प्योरिटीज थी, जैसा कि हमने आपको डिजॉल्व इम्प्योरिटीज बताया, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज आयन्स के फॉर्म में रहेगी। दैट मीन्स उसमें या तो प्लस आयन रहेगा या तो माइनस आयन रहेगा। दैट मीन्स और सरल बोलना चाहें तो या तो एनाइंस रहेगा, नहीं तो वो केटाइंस रहेगा। अब उसमें केटाइंस की इम्प्योरिटीज को हम लोग यहाँ पर निकाल दिए और पीएच को अपना कम कर दिए। फिर डिगेसिफायर में गया, स्ट्रॉन्ग एनाइंस है उनको रिमूव कर दिया H2 जो H+ आयन की हेल्प से, जिसका हमने ऑलरेडी आपको रिएक्शन दिखा दिया। बचा हुआ जो भी एनाइंस था वो अपने एनाइन टावल में निकल गया और यहाँ पर पीएच अपना बढ़ गया। दैट मीन्स एक बार पीएच हमने कम किया, दोबारा बढ़ा दिया तो अपना पीएच जो है बैलेंस हो गया। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि यहाँ पर अपना ये डीएम प्लांट कंप्लीट हो जाता है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये मिक्स बेड का क्या काम है। तो मिक्स बेड का फ्रेंड्स काम क्या होता है कि जैसा कि हमने आपको अभी बीच में बताया था कि यहाँ पर जो Na+ आयंस है या यहाँ पर सिलिका होता है, तो ये फ्रेंड्स क्या होता है कि ये बहुत वीक एनायन है। जैसे सिलिका सबसे वीक एनायन है, वीकेस्ट एनायन है। तो अब वीकेस्ट एनायन है, दैट मीन्स जो स्ट्रॉन्ग एनायन होंगे उनके पास ताकत ज़्यादा होगी तो सबसे पहले रेजिन पर वही अटैक करेंगे। मतलब जैसे अभी मान लो आप 10 लोग खड़े हो, 10 लोगों में किसी के पास ज़्यादा ताकत है, पावरफुल आदमी है, तो उसके सामने खाना दिखेगा तो कमज़ोर को तो खाने नहीं देगा, सबसे पहले वही खाएगा। तो सेम है यहाँ होता है। जो एनाइंस जो अपना स्ट्रॉन्ग एनाइंस है वो सबसे पहले रेजिन पर अटैक कर देंगे, इनका नंबर आते आते रेजिन एग्जॉस्ट हो जाती है, तो ये यहाँ से चांसेस होता है कि स्लिप कर जाएंगे। सेम एज यहाँ पर होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो क्या करेगा सबसे पहले रेजिन पर अटैक करेगा और ये बेचारे कमजोर हो जाएंगे तो इनको ये अंदर ही नहीं आने देगा। जब तक इनका नंबर आएगा तब तक पानी बाहर हो जाएगा। तो ये दोनों सिलिका एंड सोडियम हो गया, ये दोनों या और भी जो वीकेस्ट एनाइंस होते हैं, वीकेस्ट केटाइंस होते हैं, उनको ही हम लोग रिमूव करने के लिए, मतलब जो एनाइन केटाइन से अपना स्लिप हो गया है, मतलब जो फिल्टर नहीं हुआ है, जो पानी में रह गया है, बचा खुचा जो भी है, जो बचेगा क्या केवल इस बीक वाला बचेगा। जैसे बीक केटाइन हो गया, वो सोडियम हो गया, एंड वीकेस्ट एनाइन हो गया, सिलिका हो गया, ये दोनों बचा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग मिक्स बेड डाल। सो फ्रेंड, मिक्स बेड में क्या होता है कि अपना एनाइंस की भी रेजिन रहेगी और अपना केटाइन रेजिन रहेगी, दोनों रेजिन रहेगी। ये ऊपर सेम एज रहता है, कंस्ट्रक्शन सबका सेम रहेगा, रबर लाइनिंग का रहता है अपना, वो पूरा बेसल रहता है, उसमें एसएस का ऊपर प्लेट डाल देते हैं और उसके बाद में ये अपना नोजल रहता है, नोजल के थ्रू जिससे कि रेजिन को बाहर ना जाए वो, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये दोनों मिक्स होती है, दोनों को एनाइंस रेजिन और केटाइन रेजिन दोनों को मिक्स करके इसमें डाल देते हैं। डाल देंगे, फिर क्या होगा कि यहाँ से जो जैसे मान लो एनाइन जो बचा रहेगा तो उसको एनाइन रेजिन रिमूव कर देगी। जैसे सिलिका हो गया तो उसको एनाइन रेजिन रिमूव कर देगी। अगर मान लीजिए सोडियम स्लिप होकर गया है तो उसको यहाँ पर केटाइन रेजिन रिमूव कर देगी। तो बेसिकली अपना यहाँ से जो अगर आपने मिक्स बेड भी डाल रखा है तो यहाँ पर 100% डीएम वाटर अपना डीएम वाटर टैंक में जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं ओवरऑल अगर आपको बोलना चाहूँ तो एक शब्द में आप ऐसा समझिए कि जो कोई भी पूछे कि डीएम वाटर का क्या वर्क करता है तो आप सिंपल से एक शब्द में बताइए कि जो वाटर की जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज हैं उनको यहाँ से रिमूव किया जाता है, जो कि आयंस के फॉर्म में रहती है। वो या तो केटाइन रहेगी नहीं तो एनाइन रहेगी, मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा नहीं तो निगेटिव चार्ज रहेगा। तो उसको हमने निकालने के लिए हम लोग डीएम प्लांट का यूज करते हैं, बिकॉज अब वो तीन ही टाइप से निकल सकता है, या तो रेजिन प्रोसेस से जाएंगे, नहीं तो अपना मेम्ब्रेन प्रोसेस से, नहीं तो फिर थर्मल डिस्टोरेशन। तीन ही टाइप से अपना उसको रिमूव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से रेजिन से रिमूव करके दिखा दिया। अब फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि डिगेसिफायर का यूज क्यों करते हैं एंड प्लस केटाइन को सबसे पहले क्यों रखा जाता है, या अगर हम लोग एनाइंस को पहले रख देंगे बाद में केटाइंस को रखेंगे तो क्या दिक्कत आएगी। उन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।